अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8 और मैं हूं सिद्रा मीर। नाजरीन, तैयारा हादसे की रिपोर्ट आज नेशनल असेंबली में पेश की गई है। गुलाम सरवर साहब की बातों ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है और मामला अब जाली डिग्रियों, फेक लाइसेंस और सियासी भर्तियों तक पहुंच गया है। अभी जिम्मेदार, कसूरवार और इनका मुकम्मल तायुन ना हो पाया था कि इस रिपोर्ट ने होशरुबा इंकशाफ कर दिए हैं, जिसके बाद अब ये लगता है कि एहतसाब को सबसे ज्यादा यहाँ पर तवज्जो देनी होगी। सबसे ज्यादा एहतसाब की जरूरत यहाँ पर है। वजीर बराए हवाबाजी ने यह बताया कि बदकिस्मती से PIA के 4 पायलट्स की डिग्रियां जाली निकली हैं, जबकि उन्होंने ये भी दावा किया कि 30% के करीब पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती की बात यह है कि पायलट्स को भर्ती करते हुए इंसाफ नहीं हुआ और मेरिट को नजरअंदाज करते हुए सियासी बुनियादों पर नौकरियां दी गई हैं। ना सिर्फ ये बल्कि गुज़श्ता 10 सालों में पेश आने वाले तैयारा हादसात की तहकीकात भी मंजरे आम पर लाई जाएंगी। ताहम इस हादसे की मुकम्मल रिपोर्ट आने में अभी 1 साल का वक्त लगेगा। गुलाम सरवर खान का कहना था कि पायलट और को पायलट के जहनों पर कोरोना सवार था। कंट्रोलर की कॉल भी जल्दी में सुनकर कहा गया कि हम मैनेज कर लेंगे। इस रिपोर्ट को आवाम के सामने रखा तो गया है, लेकिन सवाल ये भी है कि जो 97 खानदान इस सानहे की जद में आए हैं, क्या उनके लिए ये रिपोर्ट काबिल कबूल है और क्या ये रिपोर्ट तमाम मुलव्विस अनासिर को सजा दिलवा पाएगी? ये अहम सवाल है। लेकिन कुछ अनासिर कराची में भी सर उठा रहे हैं। कराची के अमन के खिलाफ क्या कराची में कोई नई खूनी जंग का आगाज होने जा रहा है? कराची के मसाइल जितने संजीदा है, सिंध सरकार की तवज्जो उतनी ही भटकी हुई है। दिखाएंगे आपको आज सिंध सरकार का ब्यूटी पार्लर, लेकिन उससे पहले टॉप स्टोरीज। प्रोग्राम में सबसे पहले एक संगीन खतरे पर बात करने जा रही हूँ। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ लद्दाख में अपनी नाकामी और खिफ़त छुपाने के लिए पाकिस्तान का अमन और सुकून गारत करने के दर पे है और अब सारे मुल्क दुश्मन एक नई जंग की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए पाकिस्तान के अंदर मौजूद तमाम मोहरों को इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रेनिंग्स, फंडिंग्स और हर तरह से अलहदगी पसंदों, शरपसंदों को, कातिलों को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि यहाँ मासूमों के खून से होली खेली जा सके। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए रॉ ने सिंधी, बलोच अलहदगी पसंदों और MQM लंदन ग्रुप को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया है। सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी और बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो या MQM लंदन, एक पूरा नेटवर्क है जो सिंध से बलोचिस्तान तक दुश्मनों का आलाए कार बना हुआ है। बलोचिस्तान के हुकूक के नाम पर ढोंग रचाने वाला बहरूपिया मामा कदीर मोदी से अपील कर रहा है, हमारी अमली तौर पर मदद करो, हमें हथियार दो। खुलेआम ऐलान कर रहा है कि वो खुद सिंधी कौम परस्त और अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान के खिलाफ सब एक ही पेज पर आ गए हैं। समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज हमारे साथ हैं। अली, ये बताइए कि मुहाजिर फ्रीडम फाइटर के पीछे कौन है, क्या मकासद हैं इस तंजीम के? देखिए बिल्कुल कराची में अमन को कायम करने के लिए और पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों को कुचलने के लिए जो सिक्योरिटी इदारे मुतारिक हैं, उनके मुताबिक जो उनके हुकाम हैं, हमारी उनसे बात हुई। उनका कहना है कि 6 माह पहले लंदन के अंदर अल्ताफ़ हुसैन और शफ़ी बरफत की जो है मुलाकात हुई, जिसके बाद मुआहदा हुआ कि अब जो है नया उनका एजेंडा होगा महा सिंधु देश, जिसके लिए जो है वो मिलकर काम किया जाएगा। तो MQM लंदन ने जो है पहल की, जनूबी अफ्रीकन नेटवर्क जो है उसको ये टास्क दिया। उसने महाजिर फ्रीडम फाइटर जो है वो विंग बनाया है जो कराची के अंदर बदअमनी फैलाकर, दहशतगर्दी कर कर, मासूम लोगों की कत्लेआम करके जो है लंदन का टारगेट पूरा करेगा। और जो लंदन को टारगेट दिया है, जो फंडिंग करें, जो हमारे सेक्रेटरी हुकाम से बात हुई है, उनका ये कहता है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ जो है इस तमाम नेटवर्क के पीछे जो है माली फंडिंग और जो है सहूलतकारी हो, तमाम चीज़ें जो है वो भारत कर रहा है, भारत खुफिया इदारा कर रहा है। और ये कौम परस्त जो है, ख़ास तौर पे अब लंदन में बैठा हुआ अल्ताफ़ हुसैन हो या शफ़ी बरफत हो, इसके कारिंदे कराची के अंदर, सिंध के अंदर जो है बदअमनी फैला रहे हैं। वो चाहते हैं कि कराची गैर मुस्तकम हो, कराची जो है उसमें बदअमनी हो, ताकि जो कश्मीर के अंदर जो है वो आवाज़ उठाई जाती है, कश्मीरियों के साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है, जब पाकिस्तान ये मुकदमा पेश करता है तो ये मिसाल दे सके कराची और सिंध के अंदर भी जो है बदअमनी है। अहम सूरत हाल है, सिक्योरिटी इदारे काम करें। अनकरीब ये जो कारिंदे हैं, ख़ास तौर पर जो लीड कर रहा है राशिद मिनाई, तराविश, बासित काला, इसके अलावा जो दीगर नाम हैं, वो तमाम लोग जो है उनके ताने बाने और उनके स्लीपर सेल तक सिक्योरिटी इदारे पहुँच गए। अनकरीब ये कारिंदे जो है, दहशतगर्द जो है, इनके कला कामा जो है सिक्योरिटी इदारे करेंगे जी। और अनकरीब ये तंजीम अपने अंजाम को भी पहुंचेगी। अली हफीज, आप साथ ही रहिए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद, ये मुल्क दुश्मन अनाब इकट्ठे हो रहे हैं, कदीर मामा, अल्ताफ हुसैन, सिंधु कौम परस्त, बलोच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के अमन को तबाह करने की ये साजिश हो रही है। ये कहिएगा कि जिस तरह से पाकिस्तान के अमन के खिलाफ सब इकट्ठे हो रहे हैं, इनके खिलाफ
अब कार्रवाई कितनी मौसर होनी चाहिए, कितनी जल्दी होनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब से हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है और अजीत डोवल वहाँ सिक्योरिटी के इंचार्ज बने हैं, उसके बाद से एक पूरा फिनोमेना टेररिज्म के ऊपर बेस्ड जो है वो हिंदुस्तान की पॉलिसी जो है वो सामने आई है। इसकी एक पूरा एंगलिंग जो है वो हमारे सामने आई है। और जिस तरीके से हमने देखा है, नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ यहाँ पे पाकिस्तान बल्कि नेपाल, चाइना और हत्ता कि अफगानिस्तान, जिससे उनकी सरहद भी नहीं मिलती, हर जगह उनकी इंटरफेरेंस है, हर जगह एक एक्सपेंशनिस्ट प्लान है जो कि नरेंद्र मोदी ने लिया है। और उसकी वजह से ना सिर्फ भारत का अपना जो एक अंदरूनी कल्चर है वो तबाह बर्बाद हो गया, और इसलिए भारत की जो तमाम जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे बाकी लोग हों, वो तमाम लोग सीख रहे हैं कि ये किस किस्म की एक नरेंद्र मोदी ने हरकत की है। वहाँ पे एक अंदरूनी तौर के ऊपर एक जितना तकसीम आज है भारत, जितना वहाँ पे एक एंटी मुस्लिम जो इस वक्त एक पॉलिटिकल माहौल क्रिएट किया गया है, हिंदू एक्सट्रीमिज्म को जिस तरीके से हवा दी गई है, हिंदू दहशत गर्दी को जिस तरीके से एक बाकायदा स्टेट नैरेटिव के तौर पे अपनाया गया है, उसके ऊपर हिंदुस्तान से या भारत से बाहर के जो ममालिक हैं वो तो फिक्रमंद है ही है, भारत के अंदर जो एक तबका है वो भी बहुत फिक्रमंद है। और मैं ये समझता हूँ और हमेशा की तरह वहां से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां करने की कोशिश की जा रही है। फवाद, ये बताइएगा कि ये जो नेक्सस इस वक्त बन रहा है, ये नेटवर्क जो अब आकर मुतहरिक हो रहा है, ये टाइमिंग्स कितनी अहम है और ऐसी टाइमिंग्स में ही क्यों? देखिए, टाइमिंग तो खैर ये जब से ये अजीत डोवल बने हैं वो इस तरह की गेमें पाकिस्तान में करते आ रहे हैं। पहले भी पाकिस्तान के अंदर एक कश्तो खून का जो खेल खेला गया, हमारे पास उसकी बहुत एविडेंस है कि उसके पीछे जो है वो भारत था। चाहे वो बलूचिस्तान हो, हमारे सामने आपके सामने हमने तो हिंदुस्तान का आर्मी ऑफिसर पाकिस्तान के अंदर अरेस्ट किया, कुलभूषण यादव, और कुलभूषण यादव ने एक पूरा टेररिज्म का जो नेटवर्क था उसको यहाँ पे एक्सपोज किया। अब भारत जो है वो तंजीमों के जरिए, जो अल्ताफ हुसैन बाहर बैठा हुआ है लंदन, उसके जरिए वो भी अब एविडेंस, कहते हैं ना अल्लाह के हाथ देर है अंधेर नहीं, इस तरह की जो साजिशी हैं, इस तरह की जो एक इंसान दुश्मन मबदी पॉलिसीज हैं वो तो सामने आ जाती। इन्होंने कश्मीर के अंदर एक रंग एक जो है वो खून की होली खेली। इन्होंने उसके बाद जो है वो अपने पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, फिरकावाराना तंजीमें हैं, उनको फंड किया, लिसानी तंजीमों को पाकिस्तान के अंदर फंड किया, और एक नेक्सस क्रिएट किया पाकिस्तान में टेररिज्म का। और मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया को ये आंखें खोलनी चाहिए, और जो खुसूसन ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत के जो इक़दाम हैं, जो टेररिज्म के इक़दाम हैं, उनके ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट है कि दुनिया इस वक्त एक्शन ले। और नरेंद्र मोदी को रोकना इस वक्त पाकिस्तान के या चीन के या नेपाल के इंटरेस्ट की बात नहीं है, खुद भारत का भी इंटरेस्ट ये है कि हम नरेंद्र मोदी की जिस किस्म की पॉलिसीज हैं उनको रोकें, और भारत के अंदर बिल्कुल, मैं फवाद आपसे यही पूछना चाह रही थी कि एक तो हुकूमती सतह पर क्या मौक़िफ़ होना चाहिए, क्या अमली इक़दाम होना चाहिए, दूसरा ये जो फ्रीडम फाइटर के नाम से, मुहाजिर फ्रीडम फाइटर के नाम से एक तंजीम कराची के अंदर कार्रवाइयाँ कर रही है और प्रेस रिलीज बाकायदा तौर पर ये जारी की गई है, इसके खिलाफ हुकूमत की जानिब से कितनी जल्दी कोई एक्शन लिया जाएगा और कोई कार्रवाई इसके खिलाफ होगी? देखिए, ये बातें, ये जो फ्रीडम मूवमेंट क्या होनी है, ये तो सारे गुलाम लोग हैं जिन्होंने ये बनाई है, सारे पैसों से बिके हुए लोग हैं, वरना जो इज्जत पाकिस्तान में इस वक्त ये तो मुहाजिर हैं, वो तो पाकिस्तान बनाने वाले, जो इज्जत और एहतराम उनका पाकिस्तान तो बनाया ही इन लोगों ने है, और इनकी सबसे ज्यादा कुर्बानियां हैं पाकिस्तान के लिए, तो वो पाकिस्तान का इंटेग्रल हिस्सा है, उसके बगैर क्या वो तस्वुर ही नहीं है। और उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से ये हिंदुस्तान की बातें पहली भारत की हमारे सामने आई हैं, आपने देखा MKM अल्ताफ हुसैन को जिस तरीके से पैसे दिए गए, जिस तरीके से यहाँ पे कत्ल खून कराया गया कराची में, ये तो जंगी जराइम है। और मेरे ख्याल में इनके ऊपर तो जो मुकदमा बनता है भारत के ऊपर कि वो आलमी दुनिया इसको देखे, इतनी भारत इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट स्टेट बना हुआ है,
اور اس ٹیررسٹ اسٹیٹ کے خلاف جس کا جو، اور پھر میں آپ کو یہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ نریندر مودی وہی ہیں جنہوں نے گجرات میں مسلمانوں کا قتل خون کیا، اور عالمی دنیا نے بشمول امریکہ ان کو بلیک لسٹ کر دیا تھا امریکہ میں ویزے کے لیے، اور امریکہ نے، یورپ نے نریندر مودی کو مسلمانوں کے قتل خون کے اوپر ایمپل ایویڈنس آنے کے بعد، اور آپ کو پتہ ہے یہ جو ملک ہوتے ہیں یہ ایسے ایکٹ نہیں کرتے ہیں، اس کو پوری ایک ڈیٹیلڈ ایویڈنس چاہیے ہوتی ہے ٹیررزم ڈکلیئر کرنے کے لیے۔ تو نریندر مودی کے خلاف جب یہ گجرات کا چیف منسٹر تھا، ایک پوری ایویڈنس آئی، پتہ چلا کہ یہ وہاں پہ قتل عام میں، مسلمانوں کے قتل عام میں ملوث ہے، اس کے بعد ان کو ویزوں کے لیے بلیک لسٹ کیا گیا۔ اور جو اچھا فواد، اس وقت گفتگو کرنے کے لیے جنرل ریٹائر معین الدین حیدر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، لیکن میں ان سے سوال کرنے سے پہلے آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی، عمران فاروق قتل کیس کا فیصلہ آیا، آپ کی اتحادی جماعت ایم کیو ایم پاکستان اس فیصلے کے بعد سے لے کر اب تک خاموش ہے، بانی متحدہ کے خلاف ایک بھی اسٹیٹمنٹ انہوں نے نہیں دیا، اس بارے میں کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے فرینکلی یہ جماعت کو اپنے آپ کو لا تعلق کرتی ہے الطاف حسین سے، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور میرے خیال میں ان کا بھی جو ریئیکشن ہے وہ وہی ہے جو باقی پاکستان کا ہے۔ تو میرے خیال میں جو اس وقت سچویشن ہے اس میں الطاف حسین اور باقی جو دہشت گرد ہیں ان کے وہ اکٹھے ہیں، اور یہ ورسز پاکستان کی، اور ورسز جو ہے وہ پاکستان کی عوام۔ تو کوئی بھی جو پاکستان کا عوام ہے وہ ظاہر ہے کہ اس جدوجہد میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اس کو ابھی آگے معاملہ چل رہے ہیں ہماری، اور کراچی کا امن ہم نے دیکھیں بڑی مشکل سے حاصل کیا، ہم نے پاکستان میں امن بڑی مشکل سے حاصل کیا ہے، تو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم کسی بھی طور کے اوپر اس امن کو اپنے ہاتھ سے جانے دیں۔ تو حکومت ہو، ایجنسیز ہو، فوج ہو، تمام پاکستان یکجا ہے، اور ہم کسی صورت بھی بھارت کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور انشاءاللہ جو پاکستان کے عوام کا جو جان، مال اور لہو ہے وہ مقدم رہے۔ بالکل فواد، یہ آپ نے درست فرمایا، اور آخری سوال آپ سے جاتے جاتے اس معاملے سے ہٹ کر میں یہ پوچھنا چاہوں گی، اسد عمر صاحب سے ملاقات ہوئی کل، جو کچھ ہوا اس کے بعد دوستی ہو گئی کیا؟ دیکھیں دشمنی تو کبھی تھی ہی نہیں، دوستی تو تب ہوتی جب مخالفت ہوتی ہے۔ اسد عمر صاحب جو ہے اور شاہ قریشی صاحب ہوں، باقی جو لیڈرشپ ہو، یہ سارے ہم تو عمران خان کے جو ہے وہ پرچم کے ساتھ ہے، عمران خان کی قیادت میں سارے اکٹھے ہیں، باقی اسٹریٹجی کے اوپر ہم کوئی ڈفرینٹ ڈسکشرشپ نہیں ہے پاکستان۔ صحیح، وزیر اعظم نے کچھ کہا آپ سے، کوئی پیغام ان کے ذریعے پہنچایا گیا اب تک؟ اور جو پرائم منسٹر صاحب ہیں اور پاکستان تحریک انصاف ہے، یہی واحد پارٹی ہے پاکستان میں جہاں پہ آپ کوئی بات کر سکتے ہیں اور لیڈرشپ سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ سنیں گے، اور اس کو ایک جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہاں پہ نافذ نہیں ہے۔ تحریک انصاف ہی پاکستان کی اکیلی ہوپ ہے، عمران خان ہی لیڈرشپ ہے، جو آپ بات کریں گے انہیں سے کریں گے اور کانفیڈنس سے کریں گے پاکستان۔ تھینک یو۔ کل کابینہ کے اجلاس کے بعد کوئی پیغام آپ تک پہنچا فواد صاحب؟ فواد چودھری صاحب ساتھ تھے، اور اہم معاملے پر تو انہوں نے گفتگو کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی دشمنی نہیں ہے، دوستی ہی ہے، اور دوستی ہی آگے رہے گی۔ معین الدین حیدر صاحب، ہم جس طرح سے اس اہم معاملے پر بات کر رہے تھے، بھارت براہ راست تو کچھ نہ کر سکا، اب ہمیں اندر سے کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ایسے میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اور فورسز کتنی تیار ہیں پاکستان کے امن کو بچانے کے لیے؟ جی ہاں، بھارت کو یہ نئی حرکت نہیں ہے، یہ تو پچھلے بہت سالوں سے بھارت یہ کام کر رہا ہے ایز اے میٹر آف پالیسی، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اوپن ہاسٹیلٹیز کے بجائے اور جنگ کے بجائے اندر سے اپنے ہی ہمارے لوگوں کو استعمال کر کے، ان کو پیسے دے کے اور پاکستان کو کمزور کیا جائے۔ یہ تو 50، 60، 70 سے ہوتا چلا رہا ہے، بیچ میں بہت بڑھ گیا تھا، اور جس زمانے میں پاکستان کے لوگ جو تھے کشمیر میں جاتے تھے اپنے بھائی بہنوں کے پر جو مظالم تھے ان سے بچانے کے لیے، جن کو یہ کہتے تھے کہ دہشت گرد ہے، اس زمانے میں ہندوستان نے سندھ میں خصوصاً کراچی میں بہت بڑی انویسٹمنٹس کی ہوئی تھیں ایسے لوگوں پر۔ مجھے یاد ہے جنرل وحید نے یہ واقعہ ہمیں سنایا کہ اس زمانے میں جو ہندوستان کا سفیر تھا وہ GHQ آیا
और ऐसी बातें तो अगर रिकॉर्ड पर लिखते नहीं हैं या कागज पर लिख कर नहीं देते हैं। कहने लगा कि आप लोग कश्मीर में हमें बहुत परेशान कर रहे हैं हमको, और वहाँ पर हमारी फौज को बहुत परेशान कर रहे हैं, तो आप ये ना भूलें कि हमारी भी कराची में बहुत इन्वेस्टमेंट है, हमारे बहुत ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर तबाही मचा सकते हैं, बल्कि उस वक्त में मचा ही रहे थे। और उन्होंने कहा था इफ के इज फॉर कश्मीर तो के इज ऑल्सो फॉर कराची। तो फिर आपने अब बातें सुन ली जो हम हमेशा से कहते चले आए थे कि ये जो है MQM के दहशतगर्द हैं, ये लसानी जमातों के दहशतगर्द हैं, ये जो जमातें हैं मसले की बुनियाद पर, जो पाकिस्तान में लड़ाइयाँ मसले की बुनियाद पे होती रही हैं, आपको पता है लश्कर जंगी की और इनकी, यानी इसने पूरे पाकिस्तान में तबाही मचा दी हमारे मुल्क में अंदर ही से। और ऐसी तबाही मचाई कि हमारी फौज को कहना पड़ा कि हमारा नंबर 1 दुश्मन जो है वो मुल्क के अंदर ही है, बाहर नहीं है। और आपको पता है सवात चला गया, फाटक इलाके चले गए, सब तरफ जो थे ये दंदनाते फिरते थे। लेकिन फिर पाकिस्तान हुकूमत ने, पाकिस्तान फौज ने, पाकिस्तान के तमाम तबकों ने एक मजबूत फैसला किया कि इस तरीके से कोई मुल्क नहीं चल सकता, ये मुल्क खत्म हो जाएगा, टेररिज्म तोड़ डालेगा इसको। तो उन्होंने बहुत मजबूत फैसला किया जनरल कियानी के जमाने में, और जनरल साहब जो उनके बाद आए थे उन्होंने, राहिल शरीफ साहब ने, और फिर अब ये सब फॉलो अप हो रहा है। और हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के से बहुत फायदा उठाया उनकी सरजमीन से। एक बात ये भी कि ये जो अंदरूनी खतरात हैं, ये जो नेटवर्क हैं जो कभी बनते हैं, कभी इनका खात्मा कर दिया जाता है, कराची में तो ये बातें 90 की दहाई से की जा रही हैं, अभी तक इनका खात्मा क्यों ना हो पाया कराची से? देखिए कराची में खात्मा हो चुका है काफी हद तक। कराची में जब 360 दिनों में से 300 दिन हड़ताल रहती थी, एक हुक्म पे हड़ताल हो जाती थी, बोरी मत लाशें मिलती थी, लोग रातों को बाहर नहीं निकलते थे, वो वक्त भूल गए आपको। अब देखिए अमन है कराची में अब, लेकिन जाहिर है कि जिन लोगों को खत्म कर दिया गया है, कुछ न कुछ उनके एलिमेंट्स रह जाते हैं जिनके लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन आजकल भी हो रहे हैं। आप भी सुनती होंगी कि दहशतगर्द अभी पकड़े गए हैं, ये लोग अभी पैसे रेंजर्स पे हमले किए हैं। तो मतलब कि पहले अब देखिए कोई सोच सकता था सवात में जाके अपनी फैमिली के साथ घूमने फिरने जाए, या फाटे में कुछ जाने का सोच सकता था? पेशावर में हर वक्त बम धमाके थे। तो अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि हमने बहुत कुछ कवर किया है, लेकिन दुश्मन भी खामोश नहीं बैठा हुआ, वो पैसा भी लगा रहा है, और यहाँ पर हमको डिस्टर्ब करने के लिए, डिस्टेबलाइज करने के लिए तमाम चालें चल रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग अलर्ट है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी अलर्ट है, बहुत बेहतर कोऑर्डिनेशन हो गई है अभी फौज, रेंजर, पुलिस में, अवाम में भी। अवाम अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे बड़े सक्सेसफुल ऑपरेशन हो रहे हैं। इंशाल्लाह इस पर भी काबू पा लेंगे हम। इस पर भी काबू पा लिया जाएगा और इस नेटवर्क का खात्मा भी कर दिया जाएगा। इस नेटवर्क को और ऐसी तंजीमों को जन्म लेने से पहले ही अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया सर। नाजरीन, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। इमरान फारूक कत्ल केस का फैसला आए अभी 6 दिन गुजर गए हैं, लेकिन MQM पाकिस्तान कोई भी वाज़ेह रद्द-ए-अमल अभी तक नहीं दे पाई है। क्यों नहीं दे पाई है, इस पर बात करेंगे। तकरीर और दलील में मशहूर पार्टी के बड़े बड़े नाम भी इस मामले पर आए बाएं शाएं करते नजर आ रहे हैं। कवर नवीद जमील एंकर पर्सन के सवालों पर अटकते रहे, और फैसले के रोज मेरे ही प्रोग्राम में MQM पाकिस्तान के साबिक करता धरता फारूक सत्तार भी इसी फैसले पर गोलमोल बातें करते रहे। वो आपको दिखाते हैं। आपने कहा कि MQM के बेशतर रहनुमा कत्ल हुए, कुछ गायब कर दिए गए। इमरान फारूक साहब भी तो MQM से ही ताल्लुक रखते थे ना? तो हमने मजम्मत की थी ना, हमने तो कहा था कि सिर्फ जो भी कातिल है, जिसने भी किया है, XYZ में कौन कौन आते हैं फारूक साहब? देखें ये आप तबसरा निगार बिठाएं, तजिया निगार बिठाएं। मैंने तो जो कहना मैंने कहा। डॉक्टर फारूक साहब, बानिया मुत्तहिदा से इस सिलसिले में आपकी कभी गुफ्तगू हुई? उनको आपने बताया कि कौन लोग मार रहे हैं? पूछा कभी उनसे? ये मैं इसमें फख्र करता हूँ, मैंने पार्टी को साफ सुथरा रखने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी की। लेकिन आपकी गुफ्तगू से ये तासुर जा रहा है पूरी कौम में कि सारा बिगाड़ MQM में ही था, और सब कुछ जो कुछ हुआ MQM ने किया। डॉक्टर साहब, 6 साल तक आप अल्ताफ हुसैन साहब के साथ भी खड़े रहे, आप इमरान फारूक साहब की फैमिली के साथ भी खड़े रहे, ये आपने कैसे किया? आप एक ही वक्त पे दोनों के साथ कैसे खड़े रहे? नहीं, मैं कहाँ जानता था? ये आपको किसने कहा कि मैं जानता था? मेरे इल्म में क्या था? या इससे पहले जो कुछ भी हुआ, ये कैसे आप
अक्स कर रही मेरी गुफ्तगू से कि ये मुझे सारी चीजों का इल्म था और इसलिए फिर भी मैं खड़ा रहा। देखिए इंसाफ के तकाजे नहीं डॉक्टर फारूक साहब, अभी आपने अपनी गुफ्तगू में यही कहा ना कि शोहदा की फैमिलीज ये जानती हैं, शोहदा की फैमिलीज को इल्म है। एक प्रोग्राम को पूरी एमकेएम की 35 साल की कारकुनों की जो शहीद हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन्होंने पार्टी को ईमानदारी से चलाया, दियानतदारी से, जो नजरियाती लोग हैं, तो मैं उनकी मेहनतों पर भी पानी फेर दूं चंद लोगों जिन्होंने पार्टी को गलत इस्तेमाल किया, गलत पॉलिसियां बनाई या गलत काम किए, तो मैं वो नहीं चाहता। तो आखिर इसकी वजह क्या है? नाम बदल गया लेकिन क्या दिल अभी तक पुराना है? बानी का खौफ अभी तक बाकी है या कोई ताल्लुक अभी भी बाकी है? कई सवालात हैं जो जन्म ले रहे हैं और वजह रद्दअमल ना देना। वाज़े तौर पर यह खामोशी नजर आ रही है कि ऐसी क्या वजह है, ये खामोशी क्यों नहीं तोड़ी जा रही है? ऐसे में तो फिर सवालात उठेंगे और ऐसा ही सवाल एक हमने भी उठाया लेकिन उसका जवाब ना दे पाए। नाजरीन, पीआईए हादसा केस की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। इस रिपोर्ट के बाद भी कई इंकशाफात हुए हैं, वो आपके सामने रखेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।